जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में सुपर टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा और आपको कंफ्यूज किया जाता है, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ पर इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो निश्चित ही आप अपनी सुपर टेट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा है, वन शुड लव डैश कंट्री। आपको बताना है ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन हिज होगा, बी ऑप्शन हर होगा, थर्ड ऑप्शन वंश होगा या फोर्थ ऑप्शन माई होगा। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सुपर टेट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही बारीकी और बहुत ही सरलता से, ईमानदारी से देखिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर ये प्रोनाउन दे रखे हो तो याद रखना इनका एडजेक्टिव हमेशा ये वाले होंगे। कैसे? आई अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसका एडजेक्टिव माई होता है। बी अगर दे देता है एग्जामिनर सब्जेक्ट, तो यहां पर इसका जो एडजेक्टिव है वो अवर होगा। यू अगर सब्जेक्ट होता है तो योर होगा, ही का हिज होगा, सी का हर होगा, इट का इट्स होगा और दे का देयर होगा, वन का वनशिप हमारा यहां पर एडजेक्टिव होगा। इन बात को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट सेंटेंस में दे दे और उससे रिगार्डिंग, यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एडजेक्टिव आपसे पूछ ले, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं, वन शुड लव डैश कंट्री। कंट्री यहां पर नाउन है और नाउन से पहले यहां पर हमेशा एडजेक्टिव आएगा। तो इनमें से कौन सा एडजेक्टिव आएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं वन हमारा सब्जेक्ट है, तो जो एडजेक्टिव है वो वंश हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर कोई डाउट या दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि सेंटेंस, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर या व्यंजन, ये जितने होते हैं, स्वर और व्यंजन में जो साउंड होते हैं, लेटर्स की बात नहीं कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आंख बंद करके क्वेश्चन को टिक कराते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। सेंटेंस यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन के कितने साउंड होते हैं वो आपको बताना है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है 22 वोवेल और 22 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। दूसरा ऑप्शन है 5 या 39। थर्ड ऑप्शन है 10 या 34 एंड फोर्थ ऑप्शन है 20 और 24। अब बच्चे चकरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि कहां फंस गई, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं। उन्हें लगता है कि ए ई आई ओ यू ये हमारे स्वर होते हैं और बाकी के जो बच्चे 39 लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बट यहां पर लेटर की बात नहीं कर रहा है, साउंड की बात कर रहा है कि उन लेटर से रिलेटेड कितने साउंड होते हैं। चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है लेटर और एक होता है साउंड। लेटर से रिलेटेड जो साउंड होते हैं वो पूछा है एग्जामिनर ने। तो वोवेल अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर में, जो वोवेल की संख्या होती है वो 5 होती है और इन वोवेल का जो साउंड होता है वो 20 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की बात करें इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में, तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 24 इन कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। अगर टोटल की बात करें लेटर्स की, तो टोटल लेटर्स हमारे 26 होते हैं और अगर बात करें साउंड की तो टोटल साउंड 44 होते हैं। तो हो सकता है सुपर टेट के अगले एग्जाम में यहीं से रिलेटेड पूछ ले एग्जामिनर के वोवेल के कितने साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट के कितने साउंड होते हैं, या टोटल जो साउंड होते हैं इंग्लिश वर्ड वाला में वो कितने होते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 20 यानी कि 20 जो साउंड होते हैं वो वोवेल के होते हैं और 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के होते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यानी कि यहां पर ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको डायरेक्ट नरेशन बतानी है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या दे रखी है कि अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वॉज अवे।
यहां पर ये डायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन दे रखी है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? पहला जो ऑप्शन है, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू विल मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई वॉज अवे, ये होगा। ये सेकंड ऑप्शन, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यूज माई बाइक व्हाइल आई गो अवे, ये होगा। थर्ड जो ऑप्शन है, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे, क्या ये होगा? या फिर फोर्थ जो ऑप्शन है, अतुल आस्क्ड हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अभी, क्या ये होगा? और यहां से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां से बच्चे बहुत ज्यादा गलत उत्तर पर टिक कर देते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का हम बनाते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, असर्टिव में आप सिंपल कह सकते हैं, तो याद रखना ये जो 5 रूल्स हैं इनको आपको लर्न कर लेना है। और यहां से एग्जामिनर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो अब से आपको गलत नहीं करना है। वो रूल्स क्या क्या है? पहला जो रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सैड है तो याद रखना सैड का सैड ही रहेगा इनडायरेक्ट बनाते समय। सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब है तो टोल्ड हो जाएगा। और दूसरा जो रूल है वो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। तीसरा जो रूल है सन अपॉन 1 2 3 वाला है। एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, एन फॉर नो चेंज होता है। 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या मतलब है? फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी दे इट आते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। फोर्थ जो रूल है वो है चेंज द सेंटेंसेस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये सब ऑलरेडी मैं चीजें बता चुका हूं पिछली वीडियोज में, क्योंकि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आप बनाना चाहते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बारीकी के साथ सरल और आसान भाषा में देखना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपको इतनी हेल्प मिल सकती है कि फिर किताबों को उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पर अगर मॉडल की बात करें दोस्तों, तो याद रखना अगर डायरेक्ट नरेशन में कैन है तो इनडायरेक्ट नरेशन में कुड हो जाएगा, मे दे रखा है तो माइट हो जाएगा, बिल दे रखा है तो वुड हो जाएगा, और सेल दे रखा है तो शुड हो जाएगा। सीधी सी बात, आई बात समझ में? और जो फिफ्थ रूल है वो याद रखना, अगर सेंटेंस में अगर डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में टुडे आ जाता है तो उसको डेड डे में कन्वर्ट कर देंगे, यस्टरडे आ जाता है उसको प्रीवियस डे किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रीवियस डे में। और टुमारो आ जाता है तो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे, हैंस आ जाता है तो देंस कर देंगे, हियर आ जाता है तो देयर कर देंगे। ये सभी बारीकियां मैं ऑलरेडी आपको अपनी पिछली वीडियोज में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं उस वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रहा था, पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बता रहा था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर बहुत ही आसानी से सरलता से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे। कैसे? यहां पर लिखा हुआ है अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये इनडायरेक्ट नरेशन है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हमें डायरेक्ट नरेशन फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने बताया था कि कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। कैन का यहां पर अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कुड हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुड दे रखा है तो हमें तो कैन ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? कैन। तो यहां पर तो बिल आया है, ये कट जाएगा। यहां पर यूज माई बाइक वाइल आई, ये भी कट जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं बिल आया है, ये भी कट जाएगा। कैन आया है, ये हमारा कुछ कुछ ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं आई वॉज। वॉज मतलब पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है तो उसका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एम लगा हुआ है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको एक अंडरलाइन वर्ड है, पढ़ते हैं सेंटेंस क्या है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ
टू सॉल्व दिस सम। यहां पर ये जो अंडरलाइन वर्ड इनफ दे रखा है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहां पर हमारे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन से ये एडवर्ब है, दूसरा ऑप्शन है ये एडजेक्टिव है, तीसरा ऑप्शन से ये प्रीपोजिशन है, या चौथा ऑप्शन से ये नाउन है। और यहां से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहां पर एडवर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। देखिए यहां पर एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। कुल टोटल कहने का मेरा मतलब यह है कि एडवर्ब जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के साथ इसकी है तगड़ी वाली दुश्मनी, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी को क्वालिफाई करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इन सभी के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। चलिए समझते हैं कि एक एडवर्ब को वर्ब के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही रन्स स्लोली। ही हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनते हैं, कई बार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और रन्स यहां पर हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ही यहां पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जो एक नाउन है। और ये जो स्लोली है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो नाउन होता, बट ये नाउन नहीं है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन्स यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर कैसे पता करें कि ये जो एडवर्ब है, ये जो स्लोली है, ये रन्स के लिए आया है यानी कि वर्ब के लिए आया है। तो यहां पर आप इस वर्ब को हटा दो तो ही स्लोली क्या कोई सेंटेंस होता है, क्या कोई इसका मतलब होता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होता, ही स्लोली कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो स्लोली है ये वर्ब के लिए आया है, इसको जरूरत है एक वर्ब की। इसलिए अगर हम इसको रन्स दे देते हैं, इसकी वर्ब लौटाल कर दे देते हैं, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही रन्स स्लोली। अब ये अपना मीनिंग पूरा दे रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये क्या है, एक एडवर्ब है। और ये एडवर्ब किसके लिए आया है, वर्ब के लिए आया है। जो इस सेंटेंस में रन्स है वो एक वर्ब है। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए कैसे आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि सी इज अ वेरी गुड गर्ल। सी इज अ वेरी गुड गर्ल। तो यहां पर आप देख सकते हैं सी यहां पर हमारा सब्जेक्ट है। और मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह आता है। जैसे मैं कहूं राम इज गोइंग टू मार्केट, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो ही क्या है, ये नाउन के लिए आया, यानी कि राम के लिए आया है। ओके, राम कह लो और राम की जगह हम अगर कुछ वर्ड लिखेंगे तो ही आएगा। तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है। नाउन जिसका कोई नाम हो, प्रोनाउन नाउन की जगह आता है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं सी हमारा सब्जेक्ट है जो एक प्रोनाउन है, इज यहां पर हमारी वर्ब है, आ हमारा आर्टिकल है। और दोस्तों मैं आपको कई बार बता कर चुका हूं कि आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, याद रखो ये तीनों चीजों के बाद केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। और एग्जामिनर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां से क्वेश्चन उठाकर निश्चित ही आपके एग्जाम में देता ही देता है। आगे हम और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट भी धीरे 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 आप सीख जाएंगे। फिलहाल हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि सी इज अ गुड गर्ल में यहां पर ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव के लिए कैसे आता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं गर्ल नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड आया है गुड, ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि नाउन के लिए जो भी वर्ड आएगा एडजेक्टिव बन जाएगा, भले ही वो आईएनजी फॉर्म में हो, भले ही वो वर्ब की थर्ड या सेकंड फॉर्म में हो। क्लियर? तो यहां पर अगर वर्ब की आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन के लिए आ रही है वो भी एडजेक्टिव बनेगी। ये भी आपको याद रखना है। पिछली वीडियोज में मैं कई बार बता चुका हूं, जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए यहां पर थोड़ा समझना मुश्किल होगा। बट अगर उनको ढंग से समझना है, प्रॉपर वे में, सरल और आसान भाषा में समझना है, तो मेरी पिछली वीडियोज को देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से और सरलता से सीख सकते हैं। यहां पर
दोस्तों देख सकते हैं गर्ल हमारा नाउन है और नाउन के लिए जो वर्ड गुड आया एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव के लिए ये जो वेरी आया है एडवर्ब बन गया। कैसे पता करें? अब दिमाग में एक बात आएगी, ये जो वेरी है ये इस एडजेक्टिव के लिए कैसे आया है? आर्टिकल आ है, और जो आर्टिकल है वो किसके लिए आता है? नाउन के लिए आया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आ वेरी के लिए नहीं आया, आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए भी नहीं आया, और आर्टिकल हमेशा और हमेशा नाउन के लिए आता है। अभी मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। तो यहां पर हम समझते हैं कि ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव के लिए आया है या नाउन के लिए आया है। तो यहां पर अगर ये एडजेक्टिव के लिए आया है तो एडजेक्टिव को हटाकर देखते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस गुड को इरेज कर देते हैं। तो सी इज अ वेरी गर्ल कोई सेंटेंस होता है? आप कहोगे नहीं सर, ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस वेरी ये जो एडवर्ब है इसको जरूरत है एक एडजेक्टिव की। किसकी जरूरत है? एक एडजेक्टिव की जरूरत है। तो यहां पर हमने इसका एडजेक्टिव गुड लगाकर दे दिया। आप सेंटेंस पढ़ो, सी इज वेरी गुड गर्ल। तो यहां पर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये किसके लिए आया है? एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आया है, और ये अब सेंटेंस अपना पूरा प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। दोस्तों टाइम लग रहा है, मैं यहां पर टाइम जरूर ले रहा हूं आपको, मगर चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। और तो तब भी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो गुड एडजेक्टिव है ये इसके लिए कैसे आया है? नाउन के लिए। नाउन हमारा क्या है? गर्ल है। तो यहां पर अगर हम नाउन को हटा देते हैं, इसको हटा दो, तो सी इज अ वेरी गुड कुछ होता है? तो आप कहोगे नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक एडजेक्टिव को जरूरत होगी नाउन की। हमने इसका नाउन गर्ल दे दिया, अब ये अपना मीनिंग दे रहा है। तो यहां पर हम दो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, एक एडजेक्टिव का और दूसरा एडवर्ब का। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और खुद ही आप अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन क्या था हमारा? ही इज इंटेलिजेंट। अच्छा मुझे बताओ इंटेलिजेंट कौन है? ही होगा। ही इज इंटेलिजेंट कौन है? वह इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट कौन है? ही है। तो जब ही के लिए यानी कि नाउन और प्रोनाउन के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड आता है एडवर्ब बन जाता है। ऑलरेडी अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पता कर चुका हूं, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहां पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, एडवर्ब। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस क्या है? ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। यहां से बच्चों ने प्रॉपर करके गलत किया होगा। मैं लिखित रूप में लिख कर दे रहा हूं कि बच्चों ने गलत किया होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए होंगे। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। द हिल क्या ये हमारा सब्जेक्ट है? आ हर्मिट क्या ये हमारा सब्जेक्ट है? ऑन द टॉप ये हमारा सब्जेक्ट होगा, या फिर ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये हमारा सब्जेक्ट होगा। दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, इन तीनों के बाद नाउन आता है। एम आई राइट? मैंने अभी आपको बताया था इनके बाद हमेशा नाउन आता है। चलो पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स अ हर्मिट। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल है। ये हमारा प्रीपोजिशन है। और फिर एक प्रीपोजिशन आ गई, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। हिल्स यहां पर हमारा नाउन है, आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो हिल्स यहां पर ऑलरेडी नाउन होगा ही होगा। अब समझते हैं लिव्स। लिव्स यहां पर हमारी वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और यहां पर आप देख सकते हैं आ हर्मिट, ये उल्टा करके दे दिया है एग्जामिनर ने। एक्चुअली इसका जो सीक्वेंस बनेगा आ हर्मिट, ये हमारा क्या है? आ हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, हर्मिट यहां पर नाउन है। लिव्स हमारी यहां पर वर्ब है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, टॉप हमारा नाउन है, आर्टिकल है हमारा द, और द हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए आता है। प्रीपोजिशन फिर एक आया है, और द हमारा आर्टिकल आया। ये दोनों किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। हिल्स यहां पर हमारा नाउन है। तो एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके मैंने एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दी है। तो आई थिंक धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम क्लियर हो रही होंगी। मुझे पता है सर के ऊपर से भी कुछ बात आपकी जा रही होंगी, मगर
प्रॉपर वे में अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पिछली जो मैंने मेरी वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आई थिंक सभी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। इस बात का मैं डेफिनेटली आपसे वादा करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लिव्स हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, आ हर्मिट यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स अ हर्मिट, तो यहाँ पर आ हर्मिट क्या है, लग तो ये ऑब्जेक्ट रहा है मगर ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो आ हर्मिट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, आ हर्मिट। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है। पास्ट टेंस में कैसे, एक सेंटेंस देखते हैं। सी हाइड्स, ये हमारा कौन सा एस और ईएस लगा हुआ है, और एस और ईएस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में लगता है। किस कंडीशन में, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सी क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहां पर हमारा एस और ईएस का यूज किया गया है। यहीं से हमने ये पहचान लिया ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और देखते हैं आगे, यहां पर हर फेस फॉर सेम, फॉर हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। यहां पर हर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और फेस क्या है, यहां पर हमारा नाउन है, क्योंकि नाउन के लिए ही एडजेक्टिव आता है। हर यहां पर एडजेक्टिव है, हर्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, हर की एडजेक्टिव है। तो एक एक वर्ड को मैं आपको बता रहा हूं ताकि अगर एग्जामिनर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस के रूप में पूछ ले तो आप करेक्ट उत्तर को फाइंड आउट कर पाए। चलिए यहां पर समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पास्ट टेंस, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें या पास्ट टेंस की, तो पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है बच्चों, याद रखना, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में यूज की जाती है और किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं की जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई बात समझ में। यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। सी हिड हर फेस फॉर सेम, तो यहां पर आप देख सकते हैं सी हमारा सब्जेक्ट है, हिड यहां पर सेकंड फॉर्म है, हर यहां पर एडजेक्टिव है, फेस हमारा नाउन है, फॉर एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर हाइड की फॉर्म्स की, तो यहाँ पर हाइड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हिड होती है, थर्ड फॉर्म हिडन होती है, फोर्थ फॉर्म बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ही पता होती है, जो फोर्थ फॉर्म होती है वो भी होती है और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि हाइड में अगर आईएनजी लगा देंगे तो हाइडिंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म में एस और ईएस का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हाइड्स हो जाएगा। और ये एस और ईएस वर्ब का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में करते हैं। किस कंडीशन में, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हाइड्स का क्या हो जाएगा, हिड हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, इसका टाइप आपको बताना है। सेंटेंस क्या है, हाउ वेल शी सिंग्स एक्सक्लेमेशन मार्क। यहां पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन से ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सेकंड ऑप्शन ये इंपरेटिव है, थर्ड ऑप्शन ये इंटरगेटिव है, या फिर फोर्थ ऑप्शन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब बच्चों को पता ही नहीं है ये होते क्या है टाइप। चलिए कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सेंटेंस के लास्ट में अगर ये वाला मार्क है, यानी कि इसको हम इंटरोगेशन मार्क बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखना सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये मार्क जो होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर ये सेंटेंस के लास्ट में है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा हमारा टाइप सेंटेंस का। और ये फुल स्टॉप अगर दे रखा है तो हमारा असर्टिव, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। और अगर ऑर्डर दे रखा हो किसी सेंटेंस में, सेंस अगर ऑर्डर का आ रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। ओके, तो अब तक आपको उत्तर मिल चुका होगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हाउ वेल शी सिंग्स, लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। जब एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया आंखें बंद करके क्या लगा दो, ऑप्शन 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सेंटेंस करेक्ट है। आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने दिया है और कई बार आपके सुपर टेट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 110% आपके सुपर टेट के और यूपी टेट के एग्जाम में दोनों में ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे।
पूरा कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर मैं आपको बारीकी के साथ बताऊंगा। ओके, तो पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ही इज एन यूरोपियन सिटीजन, क्या ये सही होगा? सेकंड ऑप्शन, एन 1 रुपी नोट इज रेयर टू फाइंड, क्या ये सही होगा? थर्ड ऑप्शन, आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड, क्या ये सेंटेंस सही होगा? या फोर्थ वाला, एन FIR वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? और निश्चित ही रटे रटाई कॉन्सेप्ट वाले बच्चों ने गलत कर दिया होगा। लिखित रूप में मैं लिखकर बता रहा हूं। चलिए कॉन्सेप्ट अब हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्टिकल से रिलेटेड अगर आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन देख लेते हैं तो वहां पर लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है। फिर मैं बोल रहा हूं, लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है। चलिए इस साउंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर किसी वर्ड का साउंड, किसी शब्द का साउंड आ ई उ ए ऐ ओ आ रहा है, क्या आ रहा है? आ से लेके ओ तक का अगर साउंड आ रहा है तो एन लगा देना, और का से लेके ज्ञा तक का, मतलब जो का से लेके ज्ञा तक की वर्णमाला होती है, का खा गा घा गाड़ा चा छा जा जा या ता ता दादा, तो यानी कि का से लेके ज्ञा तक का जो वर्णमाला होती है, तो याद रखना अगर इसका साउंड आ रहा है शब्द से पहले तो आर्टिकल आ लगा देना या ए लगा देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर FIR से पहले एन आया है, कैसे? FIR को आप हिंदी में लिखकर देख लो। FIR तो इस तरीके से लिखेंगे, पहला साउंड ए का आ रहा है, यानी कि ये किस में है? वॉवेल में है, एन आ गया। यूनिवर्सिटी, यू लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने रटा है, सर जी ए ई आई ओ यू, हमने बचपन में मास्टर साहब से पढ़ा था कि AEIOU आ जाता है, तो उससे पहले हम एन लगा देते हैं। गलत कॉन्सेप्ट है, गलत पढ़ रहे हो, रटे रटाई मत पढ़ो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझो। ओके, अगर आप AEIOU से पहले एन आ जाता है, अगर किसी वर्ड में AEIOU आता है उससे पहले एन लगा देते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भूल जाओ, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखोगे ना, कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये सीख लो, दिमाग में घुसेड़ लो, लर्न कर लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, मगर इस कॉन्सेप्ट को रट लो। ओके, यहां पर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी में देखो यू आया है, AEIU वाले कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो बच्चे हैं मैं उनसे कह रहा हूं, यू आया है, इसके पहले आर्टिकल आ आएगा या एन आएगा? बच्चे एन लगा देंगे, यू आया है, बचपन में पढ़ा था। नहीं, यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखकर देखो, या का साउंड आ रहा है, या यज्ञ, का से लेके ज्ञा तक के बीच में साउंड आता है, या यज्ञ का, आर्टिकल आएगा, यानी कि यूनिवर्सिटी से पहले एन नहीं होगा, आ होगा। चलिए आते हैं आप अपने क्वेश्चन पर। तो अब तक आपको करेक्ट उत्तर मिल चुका होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए यहां पर मैं थोड़ा और डिफाइन करके बता देता हूं। ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन को हिंदी में लिखो, कुछ इस तरीके से आएंगे। यूरोपियन, पहला साउंड यू का आ रहा है, यानी कि यहां पर आ होगा, ये भी गलत हो जाएगा। एन 1 रुपी, 1 को हिंदी में लिखकर देखो, पहला साउंड वा 1 का आ रहा है, का से लेके ज्ञा के बीच में आ होगा, एन लगाया है, ये भी गलत हो जाएगा। आई डोनेटेड यूनिट, यूनिट को हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, पहला साउंड या यज्ञ का आ रहा है, इसके पहले भी आ आएगा, एन नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला एन FIR, FIR को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहला साउंड ए का आ रहा है, मतलब कि इसके पहले एन ही आएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यू डैश गो टू मार्केट लास्ट वीक। आपको बताना है इस सेंटेंस में ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। क्या ए ऑप्शन हैज गॉन होगा, बी ऑप्शन हैव गॉन होगा, सी ऑप्शन बेंट होगा, या डी ऑप्शन हैड गॉन होगा। अब बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पर तो सभी सही लग रहे हैं। अब पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सेंटेंस के लास्ट में, किसमें? सेंटेंस के लास्ट में अगर यस्टरडे दे रखा हो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर दे रखा हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ईयर जैसे 1992, 2002 दे रखा हो, या फिर अगो दे रखा हो। ओके,
अगर ये वर्ड सेंटेंस के लास्ट में है तो आंखें बंद करके सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का बना देना। रूल क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अब तक आपको उत्तर मिल चुका होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में लास्ट वीक दे रखा होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंट। बाकी ये नहीं होगा, हैव गॉन नहीं होगा, हैड गॉन नहीं होगा। चलिए आते हैं इस वीडियो के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है? इट इज टाइम बी डैश रिटर्न होम। आपको बताना है ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है हैड रिटर्न्ड होगा, इस खाली जगह में भरा जाएगा। हैव रिटर्न्ड होगा, रिटर्न होगा या रिटर्न्ड होगा। ओके, ये चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट। और इसी तरीके से आपके सुपर टेट के एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान और सरल भाषा में बच्चों की तरह बता रहा हूं। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित ही आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग वहां पर एंड में आ रहा था वर्ड, यहां पर स्टार्टिंग हो रही है। क्या स्टार्टिंग हो रही है? अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम से हो रही हो, तो याद रखना सेंटेंस हमारा फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। टेंस का जो रूल होता है ऑलरेडी आपको पता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब तक आपको उत्तर मिल चुका होगा। कॉन्सेप्ट यहां पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेंटेंस हमारा क्वेश्चन के क्या बोल रहा है? इट इज टाइम। तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में चला जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि रिटर्न यहां पर सेकंड फॉर्म में। हैड रिटर्न नहीं होगा, हैव रिटर्न नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ साथ उन सभी 10 कॉन्सेप्ट को भी सीखा जो आपकी सुपर टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। और दोस्तों तब भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसकी जरूरत है। थोड़ा बहुत भी हेल्प की इस वीडियो ने तो लाइक करके थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं 20 ब्रीज प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर आया हूं। इंग्लिश की, हिंदी की, ईवीएस की, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 20 प्रैक्टिस सेट बस आपको निकाल लेने हैं। फिर आप जब एग्जाम देकर लौट कर आओ, फिर मुझे बताना कि कितना स्कोर आपने किया। पहली बार मेरे चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।